नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इकोनॉमिक्स की क्लास हम शुरू कर चुके हैं और आपको पता ही होगा कि यूपीएससी प्री में लगभग 246 डेज बचे हुए हैं। मैं 25 मई मान के चल रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन लगभग किसी की पढ़ाई नहीं होती है। तो 246 डेज हमारे पास बचे हुए यूपीएससी प्री के लिए, तो आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और हमने इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने कुछ मुख्य आर्थिक समस्याएं डिस्कस की थी, जिसके अंदर था हमारा स्लो डाउन था, जिसके अंदर हमने स्लो डाउन को अच्छे से कवर किया था, फिर कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से कवर किया था, फिर हमने रिसेशन को अच्छे से पढ़ा था, फिर डिप्रेशन को अच्छे से जाना था, फिर हमने मेल्ट डाउन नामक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था, फिर स्टिमुलस को देखा था हमने, और हमने बेल आउट पैकेज को भी देखा था। तो मैं 2 मिनट में उन सब का एक बार रिवीजन करा दूं आपको फटाफट। तो स्लो डाउन का मतलब क्या होता था दोस्तों? वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाती है। इसको हमने एक चित्र के द्वारा भी दर्शाया था, मतलब जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास वो था कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर किसी वर्ष किसी क्वार्टर में अगर पहली बार जब ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव होती है जीडीपी फर्स्ट टाइम, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते थे हम। और अगर लगातार 2 तिमाहियों तक अगर किसी देश की जीडीपी अगर नकारात्मक रहती है, तो आपको ऐसा माना जाता है कि वह देश जो है रिसेशन यानी मंदी में प्रवेश कर चुका है। और डिप्रेशन एक और शब्द था जो मैंने आपको डिस्कस किया था। उसके अंतर्गत हमने एक तो रिसेशन देखा था, रिसेशन प्लस डिफ्लेशन देखा था। डिफ्लेशन का मतलब था कि कीमतों का तेजी से गिरना। तो ये पिछली क्लास की कुछ मुख्य आर्थिक समस्याएं थी। एक था मेल्ट डाउन के अंदर शेयर बाजारों का तेजी से गिरना शामिल था। इन मुख्य आर्थिक समस्याओं को डिस्कस करने के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक स्टिमुलस नामक टॉपिक। स्टिमुलस के अंदर सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में और एक फिजिकल पॉलिसी के रूप में, और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लाया जाता है स्टिमुलस। और एक बेल आउट पैकेज भी आपके साथ डिस्कस किया था। बेल आउट पैकेज और स्टिमुलस में डिफरेंस केवल इतना ही है कि बेल आउट पैकेज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए लाया जाता है और स्टिमुलस जो है संपूर्ण क्षेत्र के लिए लाया जाता है। तो ये कुछ पिछली क्लास को हमने थोड़ी सी देर में रिवीजन कर लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक हम। जो आज है हमारे पास वो है प्रो चक्री और प्रति चक्री राजकोषीय नीति। जो 2020-21 का 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर ये टर्म चर्चा की गई थी, प्रो सिक्लिकल या प्रो साइक्लिकल, इसको दोनों नाम से कहते हैं। तो प्रो सिक्लिकल वर्सेस काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी, जिसको हिंदी में प्रो चक्री या प्रति चक्री राजकोषीय नीति कहते हैं। इसको एकदम ध्यान से देखना, मतलब इस चार्ट से आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो हम फटाफट जल्दबाजी नहीं करते हुए इसको आसानी से समझेंगे और एकदम क्लियर समझना दोस्तों, एकदम क्लियर, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत मत रखना। और आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत मत करना, इसमें कोशिश मत करना। आप सिर्फ इसको चार्ट को समझने की कोशिश करना और इससे किस तरीके से एमसीक्यू फ्रेम किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको बताता हूँ कि किसी भी अर्थव्यवस्था होती है वो हमेशा जिगजैग तरीके में चलती है। देश की अर्थव्यवस्था कभी वो अच्छी होती है तो कभी वो नीचे डाउन जाती है, फिर कभी वापस अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है जिगजैग हमेशा चलती है। तो उस स्थिति में सरकार के पास कई ऑप्शन होते हैं कि सरकार क्या क्या ऑप्शन अपनाती है। तो उसके अंदर सरकार के पास जो 2 मुख्य रूप से ऑप्शन होते हैं, वो एक होता है आपके पास प्रो सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी या फिर काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जो सरकार के पास जो ऑप्शन होते हैं, जो सरकार राजकोषीय नीति लाना चाहती है, वो सरकार के पास 2 तरीके की पॉलिसी होती है। एक होती है प्रो सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। और अर्थव्यवस्था जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह का समय आता है सबका। किसी के पास रिसेशन का हो सकता है किसी देश में, तो किसी देश में एक्सपांशन यानी कि विस्तारवादी नीति, विस्तार मतलब उस देश में विस्तार हो रहा होगा, इसको हिंदी में विस्तारक कहते हैं। और रिसेशन यानी कि मंदी, और एक्सपांशनरी मतलब विस्तारक पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब संकुचनकारी। रिसेशन मतलब मंदी। ठीक है, तो ये तो 2 तरह की अवस्थाएं हो गई, रिसेशन और एक्सपांशन। ये 2 तरह की अवस्था हो गई। आप एकदम ध्यान से सुनना। एक बार हम इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं फर्स्ट वाले को, फिर हम आगे भी देखेंगे। अगर किसी देश में रिसेशन चल रहा है
अगर किसी देश में रिसेशन चल रहा है तो सरकार के पास दो तरह के ऑप्शन है, या तो सरकार प्रो सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनाए या काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी अपनाए। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि अगर किसी देश की सरकार जो होती है वो अगर प्रो सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनाती है तो वो क्या कर सकती है। रिसेशन के समय में देश में, ध्यान रखना दोस्तों, देश में मंदी आ रखी है, लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम लोगों के पास मार्केट में तरलता नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो प्रो सिक्लिकल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार के पास क्या ऑप्शन है। सरकार के पास ये ऑप्शन है कि सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी अर्थव्यवस्था को अपनाए, यानी कि जिसको कहा जाता है कि संकुचनकारी व्यवस्था को अपनाए। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है और एक जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है एक्सपेंशनकारी, विस्तारक नीति। तो इसमें सरकार क्या करती है दोस्तों, आराम से एकदम ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल भी, अगर आपने स्पीड अगर 2 की कर रखी हो तो एक बार के लिए आप इस पेज के लिए आप स्पीड एक बार नॉर्मल कर लेना। आगे के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन इस वाले पेज के लिए आप स्पीड एकदम नॉर्मल करके सुनना। अगर रिसेशन यानी मंदी का समय आ रखा है तो सरकार अगर प्रो सिक्लिकल पॉलिसी अपनाती है तो सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट खर्चों को कम कर देती है और टैक्स को बढ़ा देती है। सरकार का मानना होता है कि अगर हम इस समय में अगर गवर्नमेंट खर्चे करेंगे तो भी किसी को कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और लोगों के पास से पैसा है वो खींचने की कोशिश करती है कि लोग तो खर्च कर नहीं रहे हैं तो उनको खींचा जाए किसी भी तरीके से। अब इसको भारत से कनेक्ट बिल्कुल भी मत करना, आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि प्रो सिक्लिकल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है। तो ये सरकार सोचती है कि अगर मंदी का समय है तो सरकारी खर्चों को कम किया जाए और टैक्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, और यही सरकार अगर एक्सपांशन यानी कि अर्थव्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है उस देश में, तो सरकार क्या करती है कि अर्थव्यवस्था को दोगुना रफ्तार देने के लिए, अर्थव्यवस्था को दोगुना तेजी से बढ़ाने के लिए उच्च सरकारी खर्चे करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और टैक्स को उस समय कम कर देती है। टैक्स को उस समय कम इसलिए कर देती है सरकार ताकि टैक्स अगर कम होगा तो लोग जो है वो अच्छे से खरीदारी करेंगे, अच्छे से उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और सरकारी खर्चे भी अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो उस देश में जो तरलता बहुत अच्छी बढ़ेगी, तो वो जो अर्थव्यवस्था होगी वो पहले से बढ़ रही होगी लेकिन वो दोगुने स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये रिसेशन में ये सरकार ये वाली पॉलिसी अपना सकती है, प्रोसिक्लिकल में कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर एक्सपेंशनरी, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी। अच्छे से समझना, आप इसको फिर से देख लेना एक बार कि मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि प्रोसिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी अगर कोई सरकार अपनाती है तो वो क्या करती है, अगर उस देश में अगर मंदी आ रही होती है तो सरकारी खर्चों यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। ऐसा क्यों करती है वो सरकार, उसका मानना होता है कि लोग वैसे भी खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना टैक्स बढ़ाकर लोगों से पैसा ले लिया जाए। तो वही सरकार, ध्यान रखना, वही सरकार वापस अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी अपनाती है और अगर उस देश में विस्तारवादी मतलब पहले से बहुत ज़्यादा तरलता आ रखी है तो सरकारी खर्चों को बढ़ा देती है और टैक्स को उस समय कम कर देती है। क्यों कर देती है ये, ताकि अर्थव्यवस्था पहले से बढ़ रही होती है और उसको दोगुनी रफ्तार दिया जा सके। ऐसा हमारे भारत में नहीं होता लेकिन बहुत सारे देशों में होता होगा। एक होता है काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अगर आप उसको अच्छे से समझ गए प्रो सिक्लिकल को, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझे तो वापस पीछे जाके वीडियो देख लेना, मैं आपको आगे समझाता हूँ प्रो सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इसमें सरकार क्या करती है मंदी के समय, इसमें सरकार मंदी के समय एक्सपांशनरी पॉलिसी को अपनाती है। इस सरकार मतलब जो काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी अपनाने वाली सरकार का मानना होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं हो रखा होता है मंदी के समय, तो उस समय सरकारी खर्चों को बढ़ा दिया जाता है और टैक्स को कम कर दिया जाता है और लोगों के पास अच्छा खासा पैसा पहुंचा दिया जाता है। एक्सपांशनरी यानी कि संकुचनकारी यानी कि विस्तारक नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, रिसेशन मंदी के समय लोगों के पास पहले से पैसा नहीं होता है तो सरकार क्या करती है कि खर्चों को बढ़ा देती है जिससे कि लोगों के पास यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ी सी जान फूकी जा सके और टैक्स को कम कर दी जाती है ताकि तरलता भी बढ़ सके। और यही सरकार जब अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है उस समय सरकारी खर्चों को कम कर देती है और टैक्स को बढ़ाकर उस भाग को बचाने की कोशिश करती है जो कि मंदी में काम आएगा। ठीक है, अगर अगर अर्थव्यवस्था हो रही होती है, बहुत तेज़ अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो सरकार सरकारी खर्चों को कम कर देती है, यह सोचकर कि अर्थव्यवस्था पहले से बहुत तेज़ गति से चल रही है
वो टैक्स को बढ़ा देती है ताकि जो अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है उसका कुछ भाग भविष्य के लिए बचाया जा सके, मंदी के लिए रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे भारत जैसे देश में इस तरह की काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी अच्छी मानी जाती है। भारत या फिर विश्व में कई जगह यही इसी को अच्छा माना जाता है, काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी को। लेकिन ये भी एक तरह की टर्म होती है प्रो सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जो लिखा है एकदम 100% सही लिखा है और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ही लिखा है। इसको आप एक या दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें मतलब किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक बार दो बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर प्रो सिक्लिकल आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि मंदी में प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति बेहतर होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हम जो है हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मनी मल्टीप्लायर, सॉरी मनी मल्टीप्लायर नहीं है, ये फिजिकल मल्टीप्लायर है। मनी मल्टीप्लायर एक अलग टॉपिक होता है जो कि इस बार 2022 में क्वेश्चन भी आ चुका है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। तो फिजिकल मल्टीप्लायर के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो एक इकाई होती है, जो फिजिकल मल्टीप्लायर यानी कि राजकोषीय गुणक, इसमें क्या होता है कि सरकारी खर्च को एक इकाई से बढ़ाया जाता है तो उसके कारण जीडीपी में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। अर्थात कि जीडीपी किसी देश की 10% है और सरकारी खर्च अगर एक यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी अंक इसके आगे नहीं लगे हैं करोड़ वर्ष, एक यूनिट अगर सरकारी खर्चों को बढ़ाया जाता है, एक यूनिट अगर सरकारी खर्चों को बढ़ाया जाता है तो जो जीडीपी होती है किसी देश की, हमने जीडीपी को 10 माना, तो एक यूनिट खर्च बढ़ाने के कारण जीडीपी में क्या बढ़ोतरी होती है उसको देखने के लिए फिजिकल मल्टीप्लायर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको जो टर्म है उसको समझना होगा कि राजकोषीय गुणक यानी कि फिजिकल मल्टीप्लायर होता क्या है। तो इसको एकदम अच्छे से समझना कि एक इकाई आपने क्या बोलते हैं उसमें, सरकारी खर्च में एक इकाई परिवर्तन करने पर जीडीपी में होने वाला परिवर्तन फिजिकल मल्टीप्लायर यानी कि राजकोषीय गुणक कहलाता है। एक यूनिट, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जो हमने सरकारी खर्च है उसको बढ़ाने की जगह एक यूनिट कम कर दिया, एक यूनिट कम कर देने के कारण जीडीपी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को, नकारात्मक या सकारात्मक नहीं लिखना है आपको, केवल प्रभाव लिखना है। उस प्रभाव को राजकोषीय गुणक यानी कि फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ आपको। यदि सरकारी खर्च को एक इकाई से बढ़ाया जाए तो उसके कारण जीडीपी में होने वाले परिवर्तन को राजकोषीय गुणक कहते हैं। ठीक है, सरकारी खर्च को एक इकाई से बढ़ाया जाए तो उसके कारण जीडीपी में होने वाले परिवर्तन को राजकोषीय गुणक कहते हैं। ये जो परिवर्तन y यानी चेंज इन y है, ये आपकी आय को, जीडीपी को दर्शाता है। आय को मतलब आय किसी भी देश में जीडीपी यानी कि जीएनपी जो उस देश की आय ही मानी जाती है टोटल, तो उसमें परिवर्तन किया गया एक से, और जी का मतलब हो गया सरकारी खर्च में किया गया परिवर्तन। तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एक में से 1 माइनस सी यानी कि कंजम्पशन को माइनस किया जाता है, उसका भाग दिया जाता है एक के अंतर्गत। तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। हमने पिछली क्लास में ध्यान रखा होगा, एमपीसी पढ़ाई था, तो एमपीसी ही यहाँ पे सी के रूप में काम में आता है। एमपीसी एक में से एमपीसी घटाने पर उसका भाग दिया जाता है जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है आय में, तो हमारे पास जो डाटा बचता है उसको हम फिजिकल मल्टीप्लायर कहते हैं। ये आपसे एग्जाम्पल तो नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। आपसे अगर पूछा जाएगा तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा, वो एक दो स्टेटमेंट इसमें से दे दिए जाएंगे कि जीडीपी में क्या परिवर्तन होता है वगैरह वगैरह। तो इसको आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल का उपयोग कर सकते हैं कि यदि एमपीसी को 0.8 मान लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8 यानी कि 5, मतलब इसका मतलब होगा, इसका मतलब समझना आप दोस्तों, कुछ नहीं समझ, एकदम सिंपल है कि सरकार ने, किसी भी सरकार ने जो सरकारी खर्च होते हैं उसके अंदर एक यूनिट परिवर्तन किया है, एक यूनिट उसको अगर बढ़ा दिया है सरकार ने,
अगर उस देश का मल्टीप्लायर 0.8 है MPC, तो सरकार ने अगर अपने सरकारी खर्च को 1 यूनिट से बढ़ा दिया है तो उस देश में GDP जो है वो 5 यूनिट से बढ़ेगी। यूनिट से दोस्तों, यूनिट से 5 यूनिट से बढ़ेगी। देखना कि अगर सरकारी खर्च को 100 रुपये से बढ़ाया जाता है तो उस देश की GDP जो है वो 500 रुपये से बढ़ जाएगी, अगर मल्टीप्लायर 0.8 है तो। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी खर्च 1 रुपये से बढ़ाया जाए तो GDP 5 रुपये से बढ़ जाएगी। अब इतना अगर आपको याद हो गया है तो इसमें आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल मल्टीप्लायर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत है। एक इसकी परिभाषा ध्यान रखना, और अगर एक उदाहरण अगर आप ध्यान रख पाए, अगर मेंस में अगर कभी लिखना पड़ा तो इतना बहुत है। यही वही वाला एग्जांपल हुआ ये कि जो 100 रुपये है उसको बढ़ाया जाता है, MPC इतना है, तो 100 रुपये के हिसाब से अगर चेंज होता है तो GDP में जो परिवर्तन होगा वो 500 का होगा। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारे पास, राजकोषीय गुणक। और पिछला टॉपिक भी अच्छे से प्रोसिक्लिकल और काउंटर सिक्लिकल फिजिकल पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अब चाहो तो आप स्पीड अगर चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो पिछले जो दोनों टॉपिक थे वो थोड़े से, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा भी है और नहीं भी रहा है तो भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि उनको थोड़ी सी धीमी स्पीड में देख लेना एक बार। अब जो है एकदम सिंपल टॉपिक है, जिसमें हमारे पास है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। सभी जानते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, कि जो ग्रोथ होती है वो सबसे पहले ग्रोथ मात्रात्मक होती है। उसको हम सिर्फ GDP के रूप में काउंट करते हैं, ग्रोथ को हम GNP के रूप में, GDP के रूप में अच्छे से काउंट कर लेते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, सर्वांगीण विकास हम कहते हैं, शब्द यूज करते हैं सर्वांगीण विकास, तो वो GDP के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। वो जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो पहला पॉइंट जो होगा हमारे सामने, वो अगर ये वैसे प्री में या फिर नहीं भी बनेगा तो मेंस में ही बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर प्री में भी आता है तो ये ध्यान रखना कि ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है। मात्रात्मक मतलब 5%, 10% के रूप में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि जो डेवलपमेंट यानी कि विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसको हमने, ग्रोथ को हमने बता दिया कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास को हमने बताया कि ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक से मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब किस तरीके से आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को जिस तरीके से जी रहे हैं, तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है ग्रोथ शब्द। ग्रोथ मात्रात्मक होती है तथा उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। ग्रोथ मात्रात्मक होती है और उत्पादन और आय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। विकास गुणात्मक होता है और जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एकदम अच्छा है, सिंपल। थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर मैं बताऊं आपको, तो जीवन की अच्छी गुणवत्ता में ग्रोथ या आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो ठीक है, मान लिया हमने कि आय की भूमिका होती ही है, लेकिन केवल ग्रोथ या आय से जीवन की गुणवत्ता को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ज्ञान, शिक्षा हो गया आपके, इन सब की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सब किस में आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास में ग्रोथ तो होती ही है, ग्रोथ के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ज्ञान, शिक्षा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको भी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ मानते हैं, वो सब भी शामिल होता है किसमें? विकास में। जबकि ग्रोथ जो होता है केवल मात्रात्मक यानी कि आंकड़ों के रूप में ही दिखाया जाता है। इसको एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये हमारा पूरा सर्वांगीण विकास है। उसके अंतर्गत आय तो है ही एक भाग, लेकिन उसमें जो आय है वह तो है ही ग्रोथ है, लेकिन उसमें जीवन का स्तर अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम उसको सर्वांगीण विकास उसको कहेंगे। इन डॉट 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 का मतलब है कि केवल यही कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। आप जो चाहे, आपकी इच्छा है कि आपको बर्गर खाना है, कुछ भी खाना है, आपका जो डेवलपमेंट है वो कुछ और है, आपको अच्छी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो वो सब आपके लिए जीवन की गुणवत्ता में शामिल हो सकता है।
ठीक है। तो आय तो होती ही है जीवन की गुणवत्ता में, लेकिन उसके साथ में जीवन स्तर, ज्ञान, स्वास्थ्य, ईटीसी भी, यानी कि बहुत सी चीज़ें होती है। ग्रोथ और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, न कि प्रतियोगी। दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो कोई व्यक्ति अपने खर्चे को बढ़ाएगी, तो उससे उसका विकास भी हो गई। यदि ग्रोथ का स्तर अच्छा है तो सरकार अधिक मात्रा में कर राजस्व प्राप्त कर सकती है, जिसका प्रयोग वह शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च करने के लिए कर सकती है। इससे विकास को बल मिलता है। इस प्रकार विकास से ग्रोथ को भी बल मिलता है। यूएनडीपी के अध्ययन में यह पाया गया कि यदि कोई राष्ट्र साक्षरता की दर को 20% से बढ़ाता है तो उसकी ग्रोथ 5% से बढ़ सकती है। ये प्री में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये अगर कोई क्वेश्चन बनता है GS3 में तो आपको इसको अच्छे से लिखना होगा। अच्छे से लिख सकते हैं। यूएनडीपी का जो कोटेशन है कि अगर कोई देश जो होता है वो अपने साक्षरता दर में अगर 20% की बढ़ोतरी करता है तो उस देश की जो है वो ग्रोथ 5% तक बढ़ सकती है। और साक्षरता दर जो है हमने विकास यानी कि क्वालिटी के अंदर डाला हुआ है। अगर विकास करता है कोई देश तो उसकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसके अंदर पहला था काउंटर और सिक्लिकल, प्रो सिक्लिकल और काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इसको आप अच्छे से देखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटी सी टेबल से। फिर जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा वो राजकोषीय गुणक, यानी कि सरकारी खर्च को एक इकाई से बढ़ाया जाए तो उसके कारण जीडीपी में होने वाले परिवर्तन को राजकोषीय गुणक कहते हैं। फिर थर्ड हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो आज हमने पढ़ा है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ जो होती है मात्रात्मक होती है और जो डेवलपमेंट यानी कि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।